Hello students, today we are going to start second part of the solution chapter, and for the subtopic we can say colligative properties, because today we will be discussing in detail about the colligative properties. Outline of today's class is review of previous section, then colligative properties, relative lowering in vapor pressure, elevation of boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure, then review of previous session. पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था सॉल्यूशन और इनके टाइप, सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, हेनरी लॉ, रॉल्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एजियोट्रॉप्स. देन व्हाट डू यू मीन बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से आप क्या समझते हैं? सो properties which depend on the number of solid particles irrespective of their nature of particles present in the solution are called colligative property. मतलब solution के वैसे property जो सिर्फ number of particle पर depend करते हैं और ये particle के nature पर बिल्कुल depend नहीं करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? colligative properties. और जैसे pure solvent है, pure solvent का देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि प्योर सॉल्वेंट का आपको कुछ प्रेशर है, मतलब 3 atm के आसपास प्योर सॉल्वेंट का हमने हाई टेम्परेचर पर प्रेशर लिया है तो 3 atm है. अब अगर हम लोग प्रेशर का रीडिंग अगर देखें सॉल्यूशन का, अगर सॉल्यूट इसमें कुछ हमने नॉन वोलेटाइल ऐड कर दिया तो देखिए प्रेशर क्या हो गया, 3 से कहां चला गया, मीटर हमारा क्या शो कर रहा है, 2 पर शो कर रहा है. और हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब हम लोग सॉल्यूट डालते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्यूशन में तो क्या होता है, रिलेटिव वहां लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है. देखिए यहां क्या हो रहा है कि जब हमने सॉल्यूशन में सॉल्यूशन का प्रेशर ले रहे हैं तो यहां क्या हुआ, यहां वेपर प्रेशर हमको कम दिखा रहा. पिछले वाले केस में 3 था तो यहां कितना आ गया, 2 आ गया. तो इस तरह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है, और ये हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं. तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है क्लास 12th में? सबसे पहले पढ़ना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, हम लोगों को ये सारे पढ़ने हैं. तो हम लोग शुरू करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. तो देखिए हम लोग पहले जानते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. मतलब प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उससे अगर हम लोग जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें ऐड कर दें, मतलब सॉल्यूशन बन जाए, तो दोनों का वेपर प्रेशर हम लोग अगर पढ़ें तो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है, हमारा जो सॉल्वेंट होता है वो वेपर प्रेशर अधिक होता है. उसको देखें, आप फिर से एक बार रिव्यू करें. अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आइडेंटिटी और नेचर ऑफ द पार्टिकल्स. जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है सिर्फ नंबर पर डिपेंड करता है और पार्टिकल्स के नेचर पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है. तो रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन बाय व्हिच लॉ? यू नो, दैट इज रॉल्स लॉ, जो कि हम लोग पिछले क्लास में डेरिवेशन में पढ़ चुके हैं. पार्शियल प्रेशर P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इनटू x1. x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कंपोनेंट 1, और P1 नॉट क्या है, सॉल्वेंट का, अगर प्योर सॉल्वेंट है हमारा उसका क्या है, वेपर प्रेशर है. सो और P1 क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर, और ये क्या हो गया, P1 naught is vapor pressure of pure solvent and x1 is the mole fraction of the solvent, and this is expression from the Raoult's law. Then you see the diagram here, vapor pressure versus temperature. Vapor pressure versus temperature का हम लोग ग्राफ देखें, हम लोग जानते हैं कि बॉइलिंग कब होता है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर अगर किसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो जाए तभी क्या होता है, वो लिक्विड हमारा क्या करता है, बॉइल करता है. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोगों का कितना होता है, 1 atm. 1 atm पर देखिए, अगर 1 atm पर हम लोग देखें तो वेपर प्रेशर क्या हुआ, यहाँ पर इस टेम्परेचर पर TP नॉट पर, प्योर सॉल्वेंट के लिए TP नॉट हमने लिया वेपर प्रेशर, तो ये क्या हुआ, हमारा बॉइल कर रहा है. अब उसमें हमने क्या किया, कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया.
जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया तब क्या होगा, हमें जानते हैं वेपर प्रेशर, जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का कम हो गया, तो वेपर प्रेशर को हमें 180 atm प्रेशर के बराबर ले जाना है। तो 180 atm वेपर प्रेशर के आसपास ले जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए अब इसका वेपर प्रेशर हमें ले जाने के लिए कितना टीबी टेम्परेचर लेना पड़ा, मतलब ये टेम्परेचर इन केल्विन दिया हुआ है, तो टीबी नॉट से टीबी क्या हो गया, अधिक हो गया, टीबी नॉट से टीबी अधिक हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ वेपर प्रेशर हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से सॉल्यूशन का कम हो गया, तो हमको अब अधिक बॉयल करना पड़ेगा ताकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो इस तरह से क्या हुआ, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमारा हमेशा सॉल्वेंट से क्या होगा, अधिक होगा। तो इस तरह से हम लोग आगे अब डेरिवेशन देखते हैं। देन फर्स्ट पॉइंट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज गिवन बाय P1 नॉट माइनस P1। P1 नॉट क्या है, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, और P1 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। तो हम लोग लोअरिंग कितना हुआ, जो प्योर कंपोनेंट का प्रेशर था उसमें से आप क्या कीजिए, हमारा पार्शियल प्रेशर है उसको घटा दीजिए, तो इससे क्या मिल जाएगा आपको, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मिल जाएगा। अब देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग में हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा पी बाई टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर मतलब प्योर सॉल्वेंट का कितना था, P1 नॉट था, तो हम इनमें डिवाइड कर देंगे किससे, P1 नॉट से, पूरे कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट, यही क्या हो गया आपको, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखिए अभी हम लोग रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग देखे हैं, P1 का वैल्यू कितना होता है, P1 नॉट इंटू x1। P1 का वैल्यू कितना होता है, P1 नॉट इंटू x1, तो हमने यहाँ पुट कर दिया P1 नॉट इंटू x1, हमने वैल्यू को पुट कर दिया। अब देखिए हम P1 नॉट को न्यूमरेटर में कॉमन ले लेते हैं, P1 नॉट को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ये 1 माइनस x1 बाई P1 नॉट, तो P1 नॉट कट गया, बचा क्या 1 माइनस x1, और 1 माइनस x1 इक्वल टू व्हाट, x2। x2 क्या है, क्यों x2 हुआ, क्योंकि x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, क्योंकि दो ही कंपोनेंट हम लोग यहाँ स्टडी कर रहे हैं, एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मिल गया तो ये 1 में से सब्सट्रैक्शन करते हैं तो किसका होता है, दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। सो 1 माइनस x1 इज इक्वल टू व्हाट, x2। तो ये क्या हो गया, x2 इज नथिंग बट व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो इस तरह से देखें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इज नथिंग बट व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, x2 के बराबर होता है। अब x2 का आपको पता है रिलेशन क्या होता है x2 के लिए, तो x2 के लिए देखिए फिर से हम ले रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, वही एक्सप्रेशन हमने ले लिया ऊपर से, तो क्या हो गया, x2 का वैल्यू कितना होगा, नंबर, हियर वी कैन राइट n2 by n1 plus n2, that is for x2 number of moles of solute by total number of moles of the solution, we can write here n2 by n1. This is because for dilute solutions number of moles of the solute particles are very smaller than number of moles of the solvent molecules. डायल्यूट सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का होता है वो सॉल्वेंट से बहुत कम होता है, इस वजह से हम लोग डिनोमिनेटर में क्या किए, N2 को नेग्लेक्ट कर दिए। अब देखिए N2 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, W2 by M2, मतलब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पुट कर दीजिए, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पुट कर दीजिए तो हम लोगों को क्या मिलेगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट इज P1 नॉट माइनस P1 by P1 नॉट इज इक्वल टू व्हाट, W2 by कैपिटल M2, M2 क्या है, मोलर मास, और W क्या है, मास ऑफ दैट कंपोनेंट, मतलब ये N2 के जगह पर क्या हो गया, W2 by M2, और N1 के जगह पर क्या हो जाएगा, W1 डिवाइडेड बाई कैपिटल M1, मतलब मोलर मास ऑफ द कंपोनेंट 1 दैट इज सॉल्वेंट, तो वो M1 कहां चला गया, कैपिटल M1 न्यूमरेटर में चला गया। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट मोलर मास फॉर द solute particles from this derivation also, जैसा हम लोग पिछले डेरिवेशंस में मोलर मास कैलकुलेट कर सकते थे सॉल्यूट का, उसी तरह यहां भी हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। देन फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज ऑस्मोसिस। If semi-permeable membrane is placed between the solvent and solution, then the solvent molecules will flow through the membrane from pure solvent to the solution. And this process of flow of the solvent is called osmosis.
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? द स्पेशल बायोमेम्ब्रेन which especially allows movement of solvent molecules but do not allow movement of solid particles, that is known as semi permeable membrane. तो जब हम लोग सॉल्वेंट और सॉल्यूट को क्या करें, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को हम लोग एक स्पेशल बायोमेम्ब्रेन, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ये एक सेलोफेन मेम्ब्रेन है, सेलोफेन मेम्ब्रेन का एक चेंबर लिया गया है जो क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो ये सॉल्वेंट को तो मूवमेंट अलाउ करता है, लेकिन सॉलिड पार्टिकल्स को मूवमेंट अपने से अलाउ नहीं करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब देखिए, जब सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को हम लोग सेलोफेन मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिए, इसका मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हमने सेपरेट कर दिया, तो यहाँ किसका मूवमेंट होगा और किस डायरेक्शन में होगा? तो यहाँ पर देखिए, कंसंट्रेशन के वजह से सॉल्यूशन में एक प्रेशर डेवलप करता है, उसी को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। द प्रेशर which is developed due to the concentration of the solution is known as osmotic pressure। और उस osmotic pressure को हम लोग रोकने के लिए एक प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। वो किस पर डिपेंड करता है? हाइट और डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ आप देखिए, पाई दैट इज व्हाट, osmotic pressure, दैट इज इक्वल टू H rho G। H rho G, तो H क्या है? हाइट ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम द सॉल्यूशन लेवल। सॉल्यूशन लेवल से ये सेलोफेन मेम्ब्रेन में कितना है। इसके बाद देखिए, रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब कंसंट्रेशन का फिर रोल आ गया। और जी क्या है? दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर वी कैन डेवलप another relation पाई इज इक्वल टू CRT। सी क्या है? मोलारिटी है। यहाँ हम लोग M भी लिख सकते हैं, कुछ बुक से M भी लिखते हैं, तो MRT लिख सकते हैं। मोलारिटी ऑफ किसके लिए? ये सॉलिड के लिए मोलारिटी। तो सॉलिड के मोलारिटी के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? N2Y भी लिख सकते हैं। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? C को हमने जब रिप्लेस कर दिया कंसंट्रेशन टर्म से, तो N2RT बाई V। और N2 का हम लोग फॉर्मूला क्या पुट कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स के लिए W2 बाई कैपिटल M2, मोलर मास। तो हमने मोलर मास जब पुट कर दिया और W2 बाई M2 पुट कर दिया, तो हमारा रिलेशन क्या हो गया? W2RT बाई M2 इंटू V, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो अब देखिए, यहां पर क्या हो गया? R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। T क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन स्केल है। अब इस एक्सप्रेशन में भी देखिए M2 आ गया। M2 क्या है? मोलर मास ऑफ द सॉलिड कंपोनेंट। सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन आल्सो यू कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स। नाउ सी, फर्स्ट we have read about relative lowering in vapor pressure, then second one elevation in boiling point, third one depression in freezing point, fourth one osmotic pressure. From all of these four expressions we can calculate the molar mass of the solid particle। हम लोग सॉलिड पार्टिकल का मोलर मास मतलब M2 कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है? बेस्ट वन इज osmotic pressure only। Why? Because elevation in boiling point and relative lowering in vapor pressure both are measured at हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पर जब मेजर करेंगे तो कई बार हमारा सॉलिड ब्रेक कर जाता है। इसी तरह डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पर मेजर किया जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा कई बार फ्रीज होकर के ब्रिटल नेचर का हो जाता है, उस पर भी हमारा रॉन्ग आंसर आने लगता है मोलर मास का। तो सबसे बेस्ट कैलकुलेशन मेथड मोलर मास ऑफ द सॉलिड पार्टिकल किससे किया जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर से। सो कीप इन माइंड दिस पॉइंट हैज बीन आस्क्ड सेवरल टाइम्स in different competitive exams, that what is the best method for the calculation of molar mass of the solid particles, that is osmotic pressure। तो ये आपने डायग्राम देखा ही। osmotic pressure आप देखिए डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए अलग अलग होता है। जैसे देखिए, ग्लूकोज के लिए हमने 0.1 मोलर सॉल्यूशन लिया, तो ये क्या हो गया? यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है इसका? -0.19। और बॉइलिंग पॉइंट कितना? देखिए बढ़ गया, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। वाटर का कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसका कितना हो गया? 100.05। और मेल्टिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जब ग्लूकोज ऐड कर दिया तो देखिए 0 से नीचे चला गया। तो लोअरिंग इन लो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट यहाँ हो रहा है। और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना? 2.4 atm। तो इस तरह से आप देखते जाइए। अब देखिए यहाँ क्या है? 0.2 मोलर सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर कितना है? -0.36 यहाँ मेल्टिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट कितना? 100.10, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया
तो इस तरह से देखिए यहां पर जब 0.2 मोलर सॉल्यूशन है या 0.1 मोलर सॉल्यूशन है, तो देखिए यहां लोअरिंग इन मेल्टिंग पॉइंट हो रहा है, लोअरिंग इन मेल्टिंग पॉइंट हो रहा है, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है। और जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, आप देखिए यहाँ एलिवेशन ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आप देखिए यहाँ सारे ग्लूकोज के सॉल्यूशंस दिए हैं, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ रहा है। Again, you can see here NaCl solution. NaCl solution, when 0.1 molar solution is there, then melting point is minus 0.33, means it is below 0 degree Celsius, and boiling point is above 100 degree Celsius, that is 100.08, and osmotic pressure is 4.1. Again, about sodium sulfate, that when its concentration is 0.1 molar, then melting point is minus 0.432, and boiling point is 100.17, and osmotic pressure is 5.4. तो यह सभी को ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग जो कंक्लूजन मिल रहा है कि यहाँ हम लोग जो लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़े थे वो यहाँ हो रहा है। सभी का देखिए वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यहाँ सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, सभी का जो मेल्टिंग पॉइंट है 0 के नीचे चला गया, मतलब लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट तो हो रहा है। और देखिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन सभी का जैसे जैसे हम लोग सॉल्यूट ऐड करते गए वैसे वैसे देखिए इन सभी का एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, जो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और वे जैसे कंसंट्रेशन आप बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ रहा है। सो दीज आर कंक्लूजन्स फ्रॉम दिस टेबल। नेक्स्ट वन इज abnormal molecular mass. When solute undergoes dissociation or association, the molar mass obtained from the colligative properties, abnormal molar mass does not coincide with the normal molar mass. जब हम लोग थ्योरेटिकल मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं उसका वैल्यू, और जब हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू M2 का जो वैल्यू डिफरेंट हम लोग डेरिवेशन के थ्रू जो देखे, हम अगर उसका वैल्यू calculate करें molar mass of the solute from the colligative properties formula of different relations, then molar mass varies for the ionic compounds or for molecular compounds. This is studied in detail by the want of, and for accounting this defect or this difference in molar masses, one factor is proposed by want of, and that is known as want of factor, and it is represented by I. The extent of association or dissociation of solute in solution is calculated by the want of factor, that is I. जैसे देखिए अगर NaCl है, हम पानी में डालते हैं तो NaCl नहीं रह जाता है, वो क्या होता है Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस आ जाता है। तो हम लोग जो नॉर्मल NaCl का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं वो हमें वाटर में NaCl का एक्चुअल मोलर मास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर्मूला के अनुसार नहीं मिलता है, क्योंकि पानी में जाने के बाद वो क्या हो गया, Na प्लस और Cl माइनस हुआ। इसी तरह सोडियम सल्फेट Na2SO4 का अगर आप मोलर मास कैलकुलेट करना चाहे तो आप Na2SO4 का कैलकुलेट करेंगे, लेकिन पानी में जाने के बाद आप कैलकुलेट करते हैं तो वो तो 2 Na प्लस और एक सल्फेट आयन बन चुका है, मतलब 3 आयन वहां बन चुके हैं। तो जो आप कैलकुलेशन थ्योरेटिकल फॉर्मूला से मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर्मूला से आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस आ जाता है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर्मूला से जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसे एबनॉर्मल मोलर मास कह देते हैं, और जो हम लोग थ्योरेटिकल फॉर्मूला से कैलकुलेट किए उसे हम लोग नॉर्मल मोलर मास और सिंपली मोलर मास कह देते हैं। So now see the formulas of the want of factor. Number of particles after association or dissociation divided by number of particles before dissociation or association. जितना मॉलिक्यूल एसोसिएशन या डिसोसिएशन होने के बाद है उनको हम किससे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट फॉर्मूला इज नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास। आप नॉर्मल मोलर मास जो हमें थ्योरेटिकल फॉर्मूला से मिला और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो मिला उसे हम लोग क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। तो एबनॉर्मल मोलर मास से हम लोग क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। इसी तरह क्या करेंगे, जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिवाइडेड बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम लोग कर लेंगे डिवीजन, तो हमको क्या मिल जाएगा, वांट ऑफ फैक्टर मिल जाएगा। सो दीज आर द 3 फॉर्मूलाज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर।
Now, relation between want of factor and degree of dissociation, that is alpha. Let us see, alpha is degree of dissociation or association. Now, n is the number of particles obtained after dissociation, and m is the number of particles obtained after association. So, I, that is want of factor. Relation between want of factor and degree of dissociation is alpha is equal to I minus 1. I क्या है, want of factor है, divided by n minus 1, और n क्या है, n is the number of particles obtained after dissociation. एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला अलग होगा. फॉर एसोसिएशन अल्फा इज I minus 1 डिवाइडेड बाई 1 by m. m क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स obtained after association minus 1. So this is degree of dissociation and want of factor and number of particle relation after association or dissociation. Now, value of want of factor, it is generally greater than 1 for dissociation case. Why? Because calculated molar mass and abnormal divided by abnormal molar mass. तो एबनॉर्मल मोलर मास क्या होगा, डिसोसिएशन के केस में कम आ जाएगा, तो हमेशा ये क्या होगा, 1 से ऊपर होगा. एसोसिएशन के केस में क्या होगा, एबनॉर्मल मोलर मास जो डिनोमिनेटर में होगा वो क्या होगा, अधिक आ जाएगा. इस वजह से हमेशा ये एसोसिएशन के केस में क्या होगा, लेस देन 1 होगा, जबकि डिसोसिएशन के केस में 1 होगा. आप फॉर्मूला के थ्रू देख सकते हैं कि जो नॉर्मल मोलर मास है एसोसिएशन के केस में वो मान लेते हैं एसिटिक एसिड का 60 आएगा, लेकिन एबनॉर्मल मोलर मास जो है 120 आ जाएगा. तो ये कितना आ जाएगा, इसके लिए आई जब एसोसिएशन होगा 0.5 के आसपास आ जाएगा. जैसे NaCl लिया जाए तो उसका मोलर मास नॉर्मल जो है वो कितना आएगा, 58.5, लेकिन एबनॉर्मल मोलर मास होगा वो 37-38 के आसपास आएगा. तो 58/37 2 के आसपास चला जाएगा. तो इस तरह से अगर आप देखें तो एसोसिएशन के केस में क्या होगा, I factor should be smaller than 1, but in case of dissociation, it should be greater than 1. This has been asked frequently in the competitive exam, so you should take care. Now, sometimes directly in competitive exam you are asked what is the want of factor of NaCl, and you need not require to go for calculation. So see, when it will go into the water, it will give what, Na plus and Cl minus, means 2 ions. So its value for want of factor should be closer to 2. Or you can think that its value should be in the range of 1.8 to 2. So approximately its value will be close to 2. Means जितना कोई कंपाउंड आयन देगा उसका want of factor भी उसी के आसपास होता है. जैसे CaCl2 है तो CaCl2 डाइल्यूट सॉल्यूशन में 3 आयन देगा तो इसका want of factor भी 2.8 और 2.9 2.7 के आसपास होता है. That is close to 3. इसी तरह एसिटिक एसिड का अभी हमने बताया 2 मॉलिक्यूल मिल करके एसोसिएशन कर लेते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.5 के आसपास आ जाएगा. तो इस तरह से देखिए जितना कोई आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड का ही वांट ऑफ फैक्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली आपसे पूछा जाता है. तो देखिए वो एसोसिएशन या डिसोसिएशन होने के बाद कितने आयंस का प्रोडक्शन करेंगे और वांट ऑफ फैक्टर उसी के क्लोज वाला आंसर को आप रिपोर्ट कीजिए. नेक्स्ट वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ बी, दैट इज सॉल्यूट कंपोनेंट. जब हम लोग ए लिखे या 1 लिखे वो क्या है, सॉल्वेंट है. बी लिखे या 2 लिखे वो क्या है, सॉल्यूट है. तो सॉल्यूट कंपोनेंट का मोलर मास का रिलेशन और वांट ऑफ फैक्टर का. नाउ सी, फॉर इनकॉर्पोरेटिंग वांट ऑफ फैक्टर इज essential because if you are not incorporating want of factor in the different derivations, then you will get always wrong molar mass, as you have seen abnormal molar masses. So what you will do here, in relative lowering of vapor pressure, it should be P1 naught minus P1, that is partial pressure, divided by P1 naught. You should do what, that is equal to I into x2. x2 means into by n1 आपने किया है. इसी तरह elevation of boiling point delta TB should be equal to I kbm. Depression of freezing point delta TF is equal to what, I kfm. Osmotic pressure should be equal to what, pi is equal to I into RT by V. So you should incorporate I factor when you are doing calculations for appropriate answer. So today we studied about colligative properties, relative lowering in vapor pressure, elevation of boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure, calculation of molar masses, that is molecular masses, abnormal molecular masses, and want of factor.
So thank you.